जुगल जितेंद्र मजबूरी है, मोदी जी जरूरी है। तो मोदी जी के नाम पर जो है देश भर में एक माहौल बना, क्योंकि मोदी जी में वो काबिलियत लोगों ने देखी। क्योंकि मोदी जी ने गुजरात में जो वहां के स्थानीय संगठनों को लेकर काम किया। काफ़ी सारे सवाल हैं कि डीलिमिटेशन की टीम पहले कश्मीर क्यों गई, जम्मू क्यों नहीं आई। और कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो जम्मू की प्रोविंस के लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। उनका भी कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर की जो सियासत है, पिछले दिनों में जब ऑल पार्टी मीटिंग को बुलाया गया है और उसमें हमने नेशनल चैनल्स में भी देखा कि उनका कहना था कि मिशन कश्मीर। ये कश्मीर मिशन नहीं है, ये जम्मू एंड कश्मीर मिशन है। मैं सब मीडिया कर्मियों से अपील करता हूँ कि आप अपनी पुष्टि करें और अनिवार्य जानकारी आप प्राप्त करें। और मिशन कश्मीर के बारे में क्यों बोलते हैं, क्योंकि जहाँ पे जो सियासत कर रहे हैं, जो यहाँ पे सियासत करते हैं जम्मू प्रोविंस के, उनकी जो नज़र है वो कश्मीर पे है। क्योंकि उनको पता है कि हम जम्मू की जो सीट्स हैं वो निकाल लेंगे। और इसी पे हमारे साथ BHL के माध्यम से हमारे साथ सुशील सूदन जी, जो राष्ट्रीय की बात रखते हैं, और यहाँ पे देखा जाए कि हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे पता करेंगे कि सर ये देखा जाए कि जम्मू मंसूबे को डीलिमिटेशन की बात की जाती है या ऑल पार्टी मीटिंग की बात की जाए कि जम्मू की जो जिस तरह से हम बताते हैं कि कुछ पार्टियों का कहना था कि हमें नहीं बुलाया, कि कश्मीर लीडरशिप को ज़्यादा वो प्रेफरेंस दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि उनका कहना है कि जम्मू की सीटें तो हम किसी ना किसी ढंग से निकालेंगे। अगर हम कश्मीर से सीट्स निकालेंगे तो हमारी जो कश्मीरी राजनीति है वो भी कहीं ना कहीं उभरती निकलेगी। इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? अभिनंदन जी, आपका अभिनंदन है भारत माता मंदिर में। जम्मू कश्मीर भारत का सिरमौर है, और जिस कश्मीर की हम बात कर रहे हैं वो कश्मीर भारत माता का मुकुट है। और हमारा मुकुट जितना चमकेगा और वो हमारी भारत की शान होगी। तो कश्मीर को लेकर के कोई भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए। और कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं, बात उनके ऊपर जाती है। कश्मीर को हमारा है, सदियों से हमारा है, और हमारे ऋषि मुनियों ने अपने खून पसीने से उसको सींचा है। इसलिए कश्मीर के ऊपर उठने वाली हर कोई टेढ़ी नज़र, वो हमारा कोई भी देशवासी उसको बर्दाश्त सहन नहीं करेगा। कश्मीर धरती का स्वर्ग है, दुनिया का स्वर्ग किसी को माना गया है, और वो देवभूमि है, देवताओं का वहाँ निवास है। आज भी बाबा अमरनाथ वहाँ बैठे हुए हैं, और खीर भवानी, ऐसे शंकराचार्य पर्वत, और ऐसे अन्य अन्य हजारों हमारे धार्मिक स्थान हैं। और जो दुष्टों के कब्जे में हैं, जो राक्षसों के कब्जे में आ गए हैं, तो उस कश्मीर को राक्षसों से और जो राक्षस वृत्ति है उससे मुक्त कराने के लिए ये सारे प्रयास निरंतर और होते आ रहे हैं, वो आगे भी चलते रहेंगे। जिस तरह से ये देखा जाए कि डीलिमिटेशन जम्मू मंसूबे के लोगों का कहना है, जो मेरा प्रश्न है कि जम्मू में क्यों नहीं पहले आए, कश्मीर में क्यों गए? क्या जम्मू को इग्नोर किया गया? अगर कश्मीर के युवाओं को रोज़गार मिल रहा है, वहाँ पे हर व्यक्ति को फ़ायदा है, वहाँ पे लोगों को स्टाइफंड मिल रहा है, उनके बच्चे पत्थर मार रहे हैं, और जम्मू मंसूबे के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो राष्ट्रीय भक्त हैं, उसके बाद भी देखा जाए कि 7 सीटें बनाने की जो बात थी, लिमिटेशन, क्या आपको लगता है कि अच्छे ढंग से यहाँ पे जो अपनी प्रक्रिया है वो निभाएगा? और कहीं ना कहीं लोगों में भी एक डर सा भय है कि क्या पता हमें किसी इलाके के, कोई ऐसे दूर दराज के इलाके से जोड़ दें कि जहाँ पे किसी का वोट कम हो, कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिक्स या कोई नेता अपनी सियासत को गरमाने के लिए जो उस इलाके के लोग उनसे के साथ कुछ गलत कर दें। अब बात करते हैं डीलिमिटेशन की। जो आपने कहा कि जो हमारा डीलिमिटेशन और आयोग आया है, और सीटों के और बढ़ाने के लिए, या जम्मू और कश्मीर की जो लड़ाई हमारी बहुत पुरानी, कुछ यहाँ के लोगों में कम है, लेकिन जो जहाँ के सियासी नेता हैं उन्होंने एक बहुत सारी खाई जो है वो लोगों में पैदा की है। उसको दूर करने के प्रयास हमारी जो वर्तमान की केंद्र की सरकार है वो भी दूर करने में बहुत जो है प्रयास कर रही है। उस प्रयास के लिए हम अपनी केंद्र सरकार का साधुवाद करते हैं, उनके प्रयासों को हम जो है उनको धन्यवाद देते हैं। हाँ, परंतु जो अराष्ट्रीय तत्व वहाँ घुस चुके हैं,
और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादी, खासकर जम्मू में, जम्मू खित्ते में राष्ट्रवादी लोगों की बहुलता रही है। जो लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद ही नहीं, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए और एक हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदुस्तान की एक इंच इंच जमीन के लिए और इस पूरे बॉर्डर की सुरक्षा के लिए ही नहीं, तो इस भारत को पुनः अखंड करने के लिए भी हम लोग निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में जम्मू का जो राष्ट्रवादी समाज है उसको इसका बहुत बड़ा खमियाजा भी भुगतना पड़ा है, बहुत बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ रही है। दे रहे हम लोग, हमारे पूर्वजों ने दी, हम दे रहे, और हमारे बच्चे भी अपने देश की, अपने वतन की और इसकी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। वो एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। रही बात कश्मीर की, कश्मीर के अंदर जो अराष्ट्रीय तत्व घुस आए हैं, मैंने पहले कहा, जो राक्षस वृत्ति के लोग, जो केवल और केवल अपने ही बात करते हैं, जो दूसरों को जो है जिंदा देखना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे अराष्ट्रीय तत्व और राक्षस वृत्ति वाले लोगों से निपटना बहुत आवश्यक है। और उसके लिए केंद्र सरकार को कोई ना कोई स्ट्रांग स्टेप जो है वो लेने पड़ेंगे, तब जा करके कश्मीर के अंदर जो बीमारी बन चुकी है ना, इस बीमारी से निपटने के लिए हमको बहुत सख्त इलाज की ज़रूरत है। अन्यथा ये केवल नारों से ये बीमारी दूर होने वाली नहीं है। कश्मीर की जो बीमारी है वो नासूर बन चुका है। जो कश्मीर के अंदर ऐसे कुछ अलगाववादी तत्व, जो अराष्ट्रीय तत्व, देश विरोधी तत्व जो वहाँ घुस चुके हैं, उनका इलाज करना बहुत ही लाजमी है और बहुत ही नितांत आवश्यक है। उसके लिए हमको विल पावर चाहिए, और मुझे लगता है कि मोदी जी को इसके लिए स्ट्रांग स्टेप उठाने चाहिए, इससे भी स्ट्रांग स्टेप उठाने चाहिए। सर, जिस तरह से आपने कहा कि मोदी जी को इस पे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाने चाहिए, पर कहीं ना कहीं देखा जाए कि भाजपा से जो जम्मू कश्मीर प्रोविंस की जो बात की है वो कहीं ना कहीं नाराज़ है। उनका कहना है कि वादे होते हैं, अगर कोई यहाँ पे रिजर्वेशन दी जाती है वो कश्मीरी बच्चों को दी जाती है, अगर कोई जॉब का स्टेटस होता है उन लोगों को दिया जाता है। कहाँ पे यहाँ पे भाजपा स्टैंड करती है? अभी अपीजमेंट पॉलिसी जो हमारी वर्तमान की सरकार जो चला रही है, मैं इसके विरोध में हूँ। देखिए, अपीजमेंट उन्हीं के साथ किया जाता है जो कुछ सुने, जो आपको माने, जो भारत का खाते हैं और भारत के विरुद्ध जहर उगलते हैं, उनके साथ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे काम करना पड़ेगा आपको। सर, देखा जाए कि आपने बोला जीरो टॉलरेंस पे, पर उनके साथ सरकार भी तो रही ना। मैं यही कह रहा हूं, वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे काम नहीं हो रहा, उनको पालने का काम कर रहे हैं। आप फिर एक नया प्रयोग कर रहे हैं जो पूर्व की सरकारें, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पाला पोसा है। सर, जम्मू क्या क्या कोई टेस्टिंग लैब है यहाँ पे बार बार टेस्ट करते जाओ? मैं उसी पे आ रहा हूं। कांग्रेस ने आतंकवाद को, उग्रवाद को यहाँ पाला पोसा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, उसका तो 1 पॉइंट एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर इस्लामिक स्टेट है, इसका इस्लामिक चरित्र हर सूरत में कायम किया जाएगा। यहाँ शेख अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट आज भी रिकॉर्ड है, ये असेंबली के अंदर की उनकी स्टेटमेंट है। तो आप उन पे भरोसा नहीं कर सकते। जो सांप के बच्चे हैं ना, वो सपोलों पे आप भरोसा नहीं कर सकते, वो आपको कभी ना कभी काटेगा। इसलिए मेरा कहना यह है, जो लोग उग्रवाद के समर्थक हैं, जो लोग उग्रवाद पैदा करते हैं, उग्रवाद को पालते पोसते केवल अपने लिए कि हमारी सरकार चलती रहे, लोगों के बच्चे मरते रहे, हिंदू मुसलमान झगड़ते रहे और हिंदुस्तान के खिलाफ ये लोग बोलते रहे और हिंदुस्तान की सरकारें इनको खिला पिला के पालती रहे, तो ये पॉलिसी केंद्र सरकार को तुरंत बंद करनी चाहिए। उग्रवादी है तो उग्रवादी है, उसको मौत की सजा होनी चाहिए। अगर उसके परिवार में कोई गलत आदमी है तो आप उसको क्यों आगे ला रहे हो, उसको क्यों नौकरी दे रहे हो? जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो हमारे फौजी, जो हमारे अर्धसैनिक बल, जो हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, वो मर रहे हैं, जान दे रहे हैं राष्ट्र रक्षा के लिए, उनके बच्चों को प्रायोरिटी दो ना। आप, कौन रोक रहा है आपको? आप उनको नौकरी दो ना। लेकिन जो उग्रवादियों के पिल्ले हैं, अरे सांप का बच्चा सांप ही होगा, सांप का बच्चा सांप ही होगा, वो कभी भी और कुछ नहीं बन पाएगा। इसलिए राष्ट्रद्रोही का बच्चा राष्ट्रद्रोही ही होता है।
इसलिए ऐसे लोगों को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। उनको किसी भी कीमत पर, जो हमारे राष्ट्रवादी लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर भारत माता की जय के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, ये उन लोगों का हक है। उन लोगों के हक को हम किसी ऐसे लोगों को कोई दे तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और हम ऐसा जम्मू कश्मीर में होने नहीं देंगे। बात रही डिलिमिटेशन की, तो डिलिमिटेशन में जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव रहा है। कश्मीर के अंदर आज जो आयोग यहाँ जम्मू में आकर के, कश्मीर में आकर के ये सब मीटिंग हो रही है, इसमें मैं भी एक संदेश देना चाहूँगा। अगर मेरी बात कहीं आयोग, हमने अपने लोगों को भेजा भी है, लेकिन मैं आप मीडिया के माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा कि जम्मू के साथ जो भेदभाव पिछले 70 साल से हो रहा है, उसका मेन कारण यही है कि कश्मीरी लीडरशिप ने जम्मू को हमेशा दबा के रखा है। पहली बार जम्मू स्टेट मोर्चा बना था, जम्मू की आवाज हम लोगों ने बुलंद की थी। हम लोगों ने उस समय चुनाव लड़ा था 2002 में, और पहली बार उस समय गुलाम नबी आजाद जम्मू के पहले सीएम बने थे। जम्मू के सीएम बने थे वो। चुनाव हम लोगों ने, वो एक आंदोलन लड़ा था, चुनाव नहीं था, एक आंदोलन था कि जम्मू को अलग राज्य, तब ये उसका जो है नींव हम लोगों ने डाली थी। और जम्मू के लोग चाहते हैं कि जम्मू के साथ जो बेइंसाफी है वो केंद्र ही दूर कर सकता है। जो आज आयोग बना है, जो परिसीमन होने जा रहा है, इसमें जम्मू की पॉपुलेशन, जम्मू का जो हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, वहां की जो 24 सीटें हमारी, वो कहां गई? वो खाली पड़ी हुई हैं। वो हिस्सा किसको जाना चाहिए? वो जम्मू का हिस्सा है, वो हमारा हिस्सा है। और जम्मू के जो विधानसभा क्षेत्र है, इनकी जो रचना हुई है, 2-2 लाख, 2.5 लाख वोट से एक विधानसभा है, और 70-70, 50-50, 60-60 किलोमीटर में फैला हुआ हमारा एक विधानसभा है। और पार्लियामेंट की बात करें तो कहाँ सांबा का सुंभ, मनानू से लेकर के और आपका पुंछ मंडी पीर की गली तक हमारा ये एक पार्लियामेंट का सेगमेंट है। कहाँ बनी बसोली से लेकर के और आपका पाडर तक दूसरा क्षेत्र है। तो ये 4 तो हमारी यहाँ से 4 बनती हैं हमारी संसदीय क्षेत्र। और जहां तक विधानसभा क्षेत्र है तो कम से कम 50 विधानसभा क्षेत्र हमारे जम्मू के होने चाहिए। 50 विधानसभा क्षेत्र बनने चाहिए। और जम्मू के जो जिले हैं, अरे हम कश्मीर की एक जो है, कश्मीर का एक जिला और हमारी जम्मू की एक तहसील बराबर है। तो इसलिए जम्मू के जिले भी बढ़े, जम्मू के विधानसभा क्षेत्र भी बढ़े और जम्मू के संसदीय क्षेत्र भी बढ़ने चाहिए। और जो हमारी 24 सीट पीओजेके में खाली पड़ी हैं, उन सीटों को भी दोबारा, जैसे कश्मीर के लोगों के लिए ये चुनाव करवाते हैं, चाहे वो किसी इलाके का भी है, दिल्ली में बैठा है, वहां से अपने विधानसभा के लिए चुनाव करेगा। ऐसे हम जो पीओजेके के लोग हैं, पीओजेके के आज 15 लाख के करीब लोग आज सिर्फ जम्मू में बैठे हुए, जो सरदार हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो जाट हैं, जो रविदासी बिरादरी से आते हैं, जो भगत बिरादरी से आते हैं, जो राजपूत बिरादरी से आते हैं, ऐसे जो महाजन बिरादरी से हैं, मीरपुरी हैं, मैंडरी हैं, ऐसे बहुत सारे समाज हैं, जो पलंदरी से आए हैं, जो बाघ से, सुदनौती से आए हैं, और ऐसे कितने हमारा समाज, और लाखों की संख्या में देश भर में बिखरा पड़ा है। उस समाज के लिए भी, और ये जो 24 सीटें हैं उनमें से मैक्सिमम सीट्स जो हैं वो पुनः उसको खोल करके और चुनाव करवाने चाहिए। चाहे वो दिल्ली में रह रहे हैं, चाहे वो राजस्थान में रह रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड में रह रहे हैं, चाहे वो यूपी में रह रहे हैं, चाहे वो हरियाणा में रह रहे हैं, कहीं भी जो लोग हमारे यहाँ से उजड़ के गए हैं, उन लोगों के लिए वहाँ की सीटों के लिए पुनः जो है वैसी पुरानी व्यवस्था करके उन सीटों को खोलना चाहिए। तब जाके हम यहाँ जो परिसीमन आयोग है और उसकी हम मानेंगे कि उसने सही तरीका से और जम्मू में काम किया है। तब जाकर के आप जम्मू के लोगों के हित में, अगर आप वास्तव में काम करना चाहते हैं, अगर वास्तव में केंद्र सरकार जम्मू के लोगों के हित में काम करना चाहती है, तो इस जो मैंने इस बात पे जोर दिया है, इस बात पर जो है सरकार को बड़े गौर से काम सुनना भी पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। जिस तरह से देखा जाए कि जम्मू कश्मीर में जो देखा जाए कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने के बाद
यहाँ पे जो चुनाव आयोग था वो यहाँ पे पहुंचा, कश्मीर में पहले पहुंचा, उसके लिए भी इन्होंने बात की। सर, जिस तरह से देखा जाए कि हमारे इलाकों में कुछ देर पहले सुना था जब हम छोटे छोटे थे, जिस तरह से कि इस इलाके में मिलिटेंसी, जिस तरह से कलाल की बात की या कलासरा की बात की, हमारे वीर जवान, एक वहाँ पे हो गई डेथ, दो यहाँ पे डेथ्स हो गई। मिलिटेंट यहाँ पे जो गतिविधियाँ ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। देखा जाए कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई लापरवाही या किस वजह से ये है कि ये पहले भी यहाँ से मिलिटेंसी जो थी वो निकलती थी, यहाँ पे वायलेशंस होता था, ये क्या हो रहा है कि ये देखा जाए कि और 15 अगस्त भी आने वाली है कि लोगों के अंदर एक खौफ है कि इस इलाके में जो देखा जाए कि ये मिलिटेंसी जो है कि ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। अभिनंदन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। यहाँ सामने जो पूरी सीमा है ना, ये पूरा सीमांत क्षेत्र है हमारा, छम्ब जोड़ियाँ से लेकर के और पुंछ तक का जो इलाका है। और छम्ब से आप आगे जाएंगे तो अखनूर से लेके तो हमारा लौंडी कठुआ तक का जो क्षेत्र हीरानगर का, ये एक बेल्ट पड़ती है आरसपुरा साइड। यह हमारा जो एलओसी का क्षेत्र है, यह पहाड़ी क्षेत्र है। इस पहाड़ी क्षेत्र में आप देखेंगे कि आए दिन पहले तो पाकिस्तान की ओर से शेलिंग होती रहती है, सीज फायर वायलेशन और सैकड़ों हजारों बार पाकिस्तान कर चुका है। और दूसरा वो जो नापाक काम करता है कि अपने सैनिकों को और भाड़े के टटुओं को और वो सीमा के इस ओर करने का प्रयास करता है ताकि और यहाँ आकर के वो खलल डालें और हमारी शांति को भंग करने का प्रयास करें। तो ये जो बेल्ट है, ये जिसका आपने नाम लिया है, कलाल सेक्टर है हमारा, ये माला सेक्टर है हमारा, ये और नीचे वाला बट्टल का एरिया है, और बीच में ये जो आपका शेरी का एरिया आता है, ये झंगड़ का एरिया आता है। तो ये एकदम बॉर्डर के साथ सटा हुआ है। और यहाँ से आए दिन पाकिस्तानी सेना और इन भाड़े के टटुओं को इस ओर भेजने का प्रयास करती है। और हमारी सेना जो है, हमारी सेना बहुत सतर्क रहती है इस मामले में। हमारी एजेंसीज बड़ी और मैं कहता हूँ कि बड़े चौकन्ने होकर के काम करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रास्ते हैं, कुछ ऐसे नदी हैं, नाले हैं, और उनकी और टेक लेकर के ये लोग वहाँ से अंदर घुस आते हैं। अभी जो कलाल में मारा गया, और 4 लोगों के यहाँ की सूचना मिली थी कि यहाँ कलासरा और थ्याड़ी के अंदर ये लोग आए हैं, और परसों ही उनमें से 2 मारे गए और 2 हमारे जवान भी शहीद हो गए। हम उनको सैल्यूट करते हैं जो हमारे जवान और अपनी जान की परवाह किए बिना और बिना खाए पिए हमारे नौजवान वहाँ डटे रहे। उनको सूचना मिली कि ये लोग अंदर आ गए हैं। तो यहाँ जो एरिया है, ये रूट ऑफ इनफिल्ट्रेशन भी है और ये रूट ऑफ एक्सफिल्ट्रेशन भी है। यहाँ से आते भी हैं और जाते भी हैं। ये पहली बार नहीं है। ये हम लोग जब बात करें 90s की, तो 90 के दशक से पहले भी ये जो हमारा मल्ला सेक्टर है, यहाँ तो पाकिस्तान अंदर तक आ चुका था, और हमारी फौज ने फिर उनको जाके ख़त्म करके फिर भगाया था, यहाँ से मार दिया था। लेकिन वो फिर से प्रयास करते हैं। तो ये जो पूरा सेक्टर है, इस सेक्टर से वो लोग, अभी जैसे मकई का सीज़न है तो इस ऐसे में इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाती है। और उनके कुछ गाइड्स हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो उन गाइड्स को भी हमें पहचानना है, और हमारी जो एजेंसीज हैं उन एजेंसीज को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में और बरसात में खास करके और मक्की के सीज़न में यह इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाती है, नदियों में बाढ़ आती है, ये लोग नदियों के रास्ते से घुस आते हैं। हालांकि हमारी सेना इस मामले में बहुत सतर्क है। बहुत बढ़िया काम इस देश की सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस, ये तीनों मिल करके बहुत अच्छा काम जो है यहाँ कर रहे हैं। और फिर जो हमारी बॉर्डर की बहादुर जनता है, उसमें हमारे पोर्टर्स हैं, सीमा के ऊपर रहने वाले हमारे राष्ट्रवादी लोग हैं, और वो लोग भी बड़े चौकन्ने रहते हैं। कोई भी आतंकवादी आपने देखा होगा, इस इलाके से अगर किसी के कान में खबर पड़ गई या किसी भी हमारी माँ बहन बेटी ने देख लिया, तो उसकी सूचना तुरंत वो लोग सेना को करते हैं, और सेना बिना समय गवाए कार्रवाई करके और उनको साफ करने का, ख़त्म करने का काम करती है। लेकिन फिर भी मैं देश की सरकारों से और अपने एजेंसीज को भी ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सतर्क रहें। खासकर जो बॉर्डर के लोग हैं उनके साथ तालमेल रखें,
सीमा पर रहने वाले जो हमारे देशभक्त हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है आतंकवाद को रोकने में। तो ऐसे में सीमा पर जो रह रहा हमारा नौजवान है, मैं ये सरकार से ही मांग करूंगा कि हमारे नौजवानों को, सीमा पर रहने वाले नौजवानों को प्रायोरिटी दी जाए, सेना में, पुलिस में, अर्धसैनिक बलों में। लेकिन आज तक हमारे सीमा पर रहने वाले नौजवानों को ये न्याय नहीं मिला है। वो लोग दिन रात आतंकवाद के खिलाफ लड़ते भी हैं, पाकिस्तान की फायरिंग को झेलते भी हैं, उग्रवादियों को पकड़वाते भी हैं, मरवाते भी हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ न्याय हमारी देश की सरकारें नहीं कर रही हैं। उन नौजवानों को, उन किसानों को, जो किसान हमारा बड़ी संख्या में और परेशानी को झेलता है, फिर भी देश के लिए सदा खड़ा रहता है, सेना के साथ खड़ा रहता है, उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए। और आतंकवाद ये जो LOC के ऊपर सिर निकालने की कोशिश कर रहा है, हमारा एक भी जवान मरना नहीं चाहिए। हमें ये मोदी सरकार से तवक्को है कि मोदी सरकार आएगी, इस देश का एक भी सैनिक शहादत को प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अफसोस है कि आज भी हमारे सैकड़ों जवान जो हैं वो शहादत को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। एक भी जवान बहुत कीमती है। एक घर का चिराग होता है, उसके भी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, पत्नी है, बहन है, उसका परिवार है। उग्रवादी तो मरने के लिए आता है, उसने मरना है, उसको तो खत्म होना ही है, वो तो जिहादी है, उस जिहाद को हमने खत्म करना है। लेकिन हमारे देश का सैनिक, हमारे देश का ऑफिसर बहुत कीमती है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। इसलिए उसकी जान के साथ ये हमको खिलवाड़ नहीं करना है। और हमारी एजेंसीज को इतना परफेक्ट होना चाहिए कि सीमा पर घुसते ही उन लोगों को खत्म करना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए सीमा के ऊपर। ये तुरंत पता चलना चाहिए कि ये उग्रवादी कहाँ से आ रहे, किस इलाका से आ रहे। इस आपका देखा जाए कि अभी के समय में जो ड्रोन्स हैं उसका उपयोग ला रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो वायलेशंस है, वो जो कोई बम ब्लास्ट हैं, वो ड्रोन के माध्यम से अब ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं। इस तरह से कोई, जिस तरह से इजराइल के पास इतनी अच्छी टेक्निक्स हैं कि वो एंटी ड्रोन सिस्टम है उनके पास, जब उनके पैमाने से वो कोई ड्रोन्स उड़ता है या किस तरह की कोई वहाँ से मिसाइल चलती है, तो एक मिसाइल तो उसको नष्ट करती है, जो सेकंड मिसाइल है वो जहाँ से वो चला है वहाँ पे जाके नष्ट करते हैं। इस तरह का कोई जो हमारे पास जो मटेरियल है, जो टेक्नोलॉजी है, इस तरह का कोई ऐसा लगता है कि भारत सरकार को इस पे जल्दी कोई बिल्कुल हमें यही उम्मीद थी कि मोदी जी के आने से हमारे देश की सीमाओं पर एक चिड़िया भी पंख नहीं मारेगी। लेकिन अफसोस है अभी तक उस पर काम क्यों नहीं हुआ। होना चाहिए। हमारे इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स रोज अपने हाथ जो है जान से हाथ गंवा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, खास करके बॉर्डर के इलाकों में। और जो हमारे बॉर्डर के इलाका के ऊपर जो रहने वाले लोग हैं, मैंने इसलिए कहा है उन लोगों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, उन लोगों के साथ। और दूसरा जो हमारी BDCs हैं, मैं खुद BDC मेंबर हूं। मैं 4 दिन से हथियार लेके और अपनी टीम को लेके और हम लोग जंगलों में चप्पा चप्पा जा रहे हैं। हम केवल भाषणबाजी में विश्वास नहीं करते, मीडिया के माध्यम से लोगों को जगाने का काम करते हैं, आपके माध्यम से, कि इस देश का हर व्यक्ति इजराइल की तरह होना चाहिए। चाहे वो डॉक्टर है वो डॉक्टरी करे, लेकिन देश की रक्षा के लिए उसको बंदूक भी चलाना आनी चाहिए। चाहे वो किसान है वो किसानी करे, लेकिन देश की रक्षा के लिए बंदूक चलाना भी आनी चाहिए। अगर वो विद्यार्थी है पढ़ाई करे, लेकिन देश की रक्षा के लिए जब बंदूक उठाना पड़े तो बंदूक लेके और दुश्मनों का सीना छलनी करने के लिए उसको सामने आना चाहिए। तो हम तो उस चीज़ को मानने वाले हैं। इसलिए हमारा ये कहना है हमारे बॉर्डर के नौजवानों को विशेष ट्रेनिंग दी जाए, विशेष ट्रेनिंग देनी चाहिए। सीमा पर रहने वाला कोई भी नौजवान है, किसान है, मजदूर है, चाहे वो एम्प्लॉय है, उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए हथियार की। क्योंकि किसी भी समय, किसी भी वक्त ये लोग आ सकते हैं। तो अपनी रक्षा, अपने देश की रक्षा के लिए हम लोगों को इस प्रकार की ट्रेनिंग का होना नितांत आवश्यक है। केवल आप एक एक गन थमा देंगे उससे बात बनने वाली नहीं है। वो भी आज जो BDCs की गनें हैं पता नहीं कितनी पुरानी हो चुकी हैं। तो मैं ये मांग भी करूंगा कि हमारे जो BDCs बनी हुई हैं उन लोगों को जो है पक्का किया जाए। जो हमारी BDCs हैं उनको भी कुछ ना कुछ जरूर, ताकि वो गन की हिफाजत करें,
गन चलाना भी जाने और उसके लिए सरकार को उनको कुछ देना भी चाहिए और अच्छे वेपन बीडीसीज को इशू करने चाहिए। ये मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से सरकार से, ताकि यह इस प्रकार जो आतंकवाद का खतरा, जो एलओसी के ऊपर जो इन्फिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन जो हमेशा चर्चा में रहता है, जो ऐसे नापाक लोग, नापाक इरादे लेके लोग आते हैं, उन लोगों से निपटने के लिए हमारा जो बॉर्डर एरिया का जो समाज है वो उसके लिए और सन्नद्ध हो सके, ये मांग मैं आपके माध्यम से सरकार से करूंगा। जिस तरह से जो मिलिटेंसी की आने का रास्ता और जाने का रास्ता वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इन पे जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जिस तरह से इजराइल है उसके पास काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, वो एंटी ड्रोन सिस्टम है। इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में भी जल्द से जल्द, जो सुशील कुमार सूदन जी के माध्यम से इनकी अपील है प्रधानमंत्री जी से कि जो जितना भी ये बॉर्डर के इलाके हैं, जो जम्मू कश्मीर का, स्पेशली जो जम्मू कश्मीर के इलाके से जितना भी एरिया जुड़ता है, जो हमारा मल्ला रोड के लोग हैं, इनकी वीडीसी की जो बात है कि उन लोगों को भी किसी ना किसी तरह का कोई फ़ायदा दिया जाए, जो उनका अपना घर का जो रोज़गार है वो चलता रहे। और देखा जाए कि जो अभी 15 अगस्त आने वाली है कि यहाँ पे जो मिलिटेंसी की आय जा रहा है वो बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं जो हमारी एजेंसीज हैं उनको हाई अलर्ट में रहना चाहिए और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि 15 अगस्त के देखा जाए कि उन दिनों में जब हमारा वहाँ पे ध्वज फहराया जाता है और कहीं ना कहीं कोई इलीगल ऑफेंस या किस तरह की कोई घटना को अंजाम देने के लिए जो पाकिस्तान के जो मिलिटेंट्स हैं, जिसको वो अपने शैडो में यहाँ पे ट्रेनिंग करवाता है, और लोगों को जो जिहाद के नाम पे जो भारत में आते हैं उनका जो ध्यान है वो रखना चाहिए। और जल्द से जल्द जो है वो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि वो बॉर्डर के पार पाकिस्तान के इलाके में ही उनका मोड़ के गार्ड उतार देना चाहिए, वो हिंदुस्तान में दखल अंदाजी ना करें। और सुशील जी, आपसे आखिरी और सवाल हमारा कि देखा जाए कि जब भी हम लोगों के पास ग्राउंड में जाते हैं लोगों से, और लोगों का कहना है कि वो भाजपा से काफ़ी खफा हैं, भाजपा से नहीं, भाजपा की जो राजनीति है उससे, जो राजनीतिक यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि उनकी जो सुनवाई है वो नहीं होती है। आज आप किसी भी मुद्दे पे बात कर लें, ट्रांसफार्मर के मुद्दे पे बात कर लें, बिजली, पानी, सड़क, कोई भी मुद्दा देखा ले कि उन लोगों का कहना है कि जो देखो कि 1950 में हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर लगा था 64 kV का, आज भी वही है। आज हमारे मोहल्ले में एक कनेक्शन है तो 50 घर हैं, कि ये जो देखा जाए कि इनका कहना है हमने काम किए हैं, पर लोगों का जो ग्राउंड लेवल का वर्कर है, जो भाजपा का वर्कर है, वो भी उनसे नाराज है। क्यों? ऐसा है, एक समय था जब लोग आडवाणी जी की, अटल जी की पूजा करते थे, हमने देखा है, लोग पूजते थे इनको। अपने घरों में मुरली मनोहर जोशी जी का चित्र लगा रहता था, आडवाणी जी का, वाजपेयी जी का। उसके बाद दौर आया जब सरकार बनी अटल जी की, अटल जी को भी लोगों ने खूब चाहा, फिर ना जाने क्या लोग खफा हो गए, अटल जी को हरा दिया। फिर आडवाणी जी को लोगों ने आगे किया, भाजपा ने, लेकिन लोगों ने कहा भी आडवाणी जी अगर आएंगे तो हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे। समाज की आवाज़ थी, उन्होंने कहा कि मोदी जी को लाइए, और मोदी जी को जब लाया गया और मोदी जी के लिए आवाज़ उठी, हालांकि पार्टी के अंदर विरोधाभास होता ही है, और इलाहाबाद के कुंभ के अंदर संतों ने आवाज़ लगाई कि नहीं भाई, देश के लिए मोदी जी को आगे लाइए। श्रद्धेय अशोक जी सिंघल और डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी और इन सब लोगों ने एक स्वर में और मोदी जी के नाम का समर्थन किया, और मोदी जी आए, आगे आए। राजनाथ सिंह जी, हमारे श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी उस समय अध्यक्ष होते थे, और मोदी जी को आगे लाया गया, और मोदी जी के नाम पे भारी वोट भारतीय जनता पार्टी ने लिया, और 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी केंद्र में आई। मोदी जी से लोग खुश, मोदी जी ने अच्छे काम किए। लेकिन आगे चल के फिर 2019 के चुनाव आए। 2019 आते आते बीच में कुछ लोग नाराज भी हुए, लेकिन फिर मोदी जी का जादू जरूर चला। हालांकि स्थानीय कई प्रदेशों में सरकारें हार गई, जैसे राजस्थान गया, मध्य प्रदेश गया, कि मोदी जी जरूरी है, नीचे वाले मजबूरी है, ऐसा भी हुआ। केंद्र में लोग, केंद्र का वोट लोगों ने मोदी जी को दिया। यहाँ भी हमारे जम्मू कश्मीर में भी लोगों ने यहाँ नारे लगाए कि भाई जुगल जितेंद्र मजबूरी है, मोदी जी जरूरी है। तो मोदी जी के नाम पर जो है देश भर में एक माहौल बना, क्योंकि मोदी जी में वो काबिलियत लोगों ने देखी। क्योंकि मोदी जी
ने गुजरात में जो वहाँ के स्थानीय संगठनों को लेकर काम किया, जो डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में गुजरात के लोग खड़े हुए, और जो गोधरा का कांड हुआ जिसमें हमारे 59 राम भक्तों को जिंदा जलाया गया, और उसके बाद प्रवीण भाई तोगड़िया जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में जिस प्रकार वहाँ भयानक महाभारत हुआ, और उसमें भी और जिहादियों को जिस प्रकार सबक सिखाया गया, और वहाँ से भी मोदी जी को ताकत मिली, मोदी जी को बल मिला, और मोदी जी ने गुजरात के अंदर जो है बढ़िया करके दिखाया, और उस कारण मोदी जी देश के नायक बने। हालांकि अमेरिका जैसे देशों ने भी मोदी जी का बहुत बड़ा विरोध किया था, लेकिन अपने देश के अंदर जो संगठन काम कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, किसान संघ, मजदूर संघ, ऐसे अपने जो संगठनों के माध्यम से इतना बड़ा जाल जो था देश में बुना गया था कि पुनः मोदी जी को उन्होंने भारी बहुमत से सत्ता में पहुंचाया। परंतु अब का जो प्रश्न है कि अब लोग जो है फिर उब रहे हैं। क्यों उब रहे हैं? कि आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आज राष्ट्रीय स्वयं संघ के पदाधिकारी, आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, आज एबीवीपी के कार्यकर्ता, आज किसान संघ, मजदूर संघ के कार्यकर्ता, आज वो निराश होकर के घरों में बैठे। क्यों बैठे हैं? वो इसलिए बैठ गए कि जो काम उनकी अनुरूप या समाज की इच्छा के अनुरूप होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे। जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पे हमारी सरकारें कहीं ना कहीं खरा उतरने में नाकामयाब रही हैं। अब इसकी वजह कोई भी हो सकती है, या प्रदेशों की लीडरशिप कहीं नालायक है, जो लोग चुने गए वो लोग इस काबिल नहीं थे जो कि उस मान सम्मान को बनाए रखते। एक बहुत बड़ा मान सम्मान लोगों ने दिया था माननीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, उनके नेतृत्व में, लेकिन वो उस सम्मान में कहीं ना कहीं कमी जो है वो आती दिख रही है। और जो जोश कार्यकर्ताओं में था वो जोश आज कार्यकर्ताओं में नहीं दिख रहा है, और उसका खमियाजा भी कहीं ना कहीं हम लोग भुगत रहे हैं। क्योंकि ठीक है, सत्ता में आना है, वो कहते हैं ना कि हमको साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके, लेकिन कहीं ना कहीं विचार करने का विषय है, समय है। हमको जरूर विचार करना चाहिए कि हम नए लोगों को तो ला रहे हैं, हम नए नए पार्टियों से लोगों को ला रहे हैं, लेकिन जो हमारा अपना मूल है, कहीं हमारा मूल वो खत्म तो नहीं हो रहा। तो किसी भी पार्टी का जो मूल धन होता है वही उसका सब कुछ होता है। तो हमारा मूल का विनाश ना हो, हमारा मूल धन बचा रहे, इस पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व को इस पर जरूर गौर करना चाहिए कि हम बाहर से लोगों को तो ला रहे हैं जो विचारधारा के तौर पे नहीं आ रहे, जो केवल सत्ता कुर्सी को देखकर आ रहे हैं। वो लोग वहां भी मंत्री थे कांग्रेस के राज में, यहां भी आकर मंत्री पद पा रहे हैं, लेकिन जो अपना कार्यकर्ता 70 साल से लगा है, पिस रहा है, और आगे भी आने वाले 70 साल और पिसेगा, या 20 साल 30 साल जो बचेगा वो भी पिसेगा, तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय आज है। तो अपने कार्यकर्ताओं की चिंता करनी चाहिए। कहीं भी जो आज जो हमारा प्रदेश, जम्मू कश्मीर प्रदेश की बात करें तो यहाँ रजौरी पुंछ की बात करें, डोडा पाडर की बात करें, उधमपुर की बात करें, कठुआ की बात करें, तो अपना कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं जरूर उसका मन दुखी है, व्यथित है। वो अपनी व्यथा किसको सुनाए, किसको सुनाएगा? इसलिए मैं तो बोल जाता हूं, ये कार्यकर्ताओं के मन की बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परमात्मा की कृपा है, हमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, भगवान की अपार कृपा है, भगवान ने विवेक दिया है, सोझी दी है। हम लोग भारत माता मंदिर में रह करके भारत माता की सेवा में लगे हैं। हम लोग आए दिन
कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन जो लोग हैंड टू माउथ थे हमारे कार्यकर्ता, जिन लोगों की उम्मीद थी कि हमारी सरकारें आएंगी, हमारे बच्चों को कोई नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, लोन मिलेगा, कहीं कहीं ना कहीं हम उनको न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारे ऐसे लोग हैं अभिनंदन जी, जिन लोगों ने 1953 में बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन आज जो आप लोगों ने प्रदेश में जो हमारे नेता बैठे हैं, इन लोगों से पूछिए क्या वो उन लोगों को जानते हैं? नहीं जानते हैं। इसलिए मैं पार्टी से फिर बार बार यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को, शीर्ष नेतृत्व को, कि जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव लाइए। हमारे माननीय संगठन मंत्री अशोक कोल जी हैं, उनको बदलना चाहिए, उनको जाना चाहिए, नए संगठन मंत्री आने चाहिए, ऊर्जावान लोग आने चाहिए, संघर्षवान लोग आने चाहिए, और जो ग्राउंड के लोग हैं वो आने चाहिए। केवल हवाई वाले लोगों को आगे आने से, या केवल गणेश परिक्रमा करने वाले लोगों को आगे लाओगे तो पार्टी का नुकसान होगा, संगठन का नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम जम्मू कश्मीर की ऐसी रियासत में रह रहे हैं, यहां चाइना की नजर है, पाकिस्तान की गंदी नजर है, आतंकवाद बाहर से भी है और भीतर से भी है। इसलिए जम्मू कश्मीर बहुत सेंसिटिव स्टेट है, यहां की लीडरशिप बहुत मैच्योर लीडरशिप चाहिए। हम लोग बार बार केंद्रीय नेतृत्व से ये आग्रह कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी, लिखित भी, सबसे कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को हल्के में ना लें। यहां एक तरफ आतंकवाद है, दूसरी तरफ अलगाववाद है, और तीसरी तरफ बहुत बड़ी बेरोजगारी है, और ऊपर से हमारे जम्मू के राष्ट्रभक्तों के साथ जो 70 साल से अन्याय हो रहा है। तो ये सारी समस्या हमारे लिए है, इससे हम कैसे उभरेंगे? ये केंद्र को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से देखा जाए कि जम्मू कश्मीर की जो बात की जाती है और नेशनल चैनल्स में भी कश्मीर कश्मीर की बात की जाती है, और जम्मू मंसूबे की बात की है, जम्मू का जो यूथ है वो परेशान है। क्योंकि ये देखा जाए कि जम्मू का यूथ का कहना है कि जो एक्साइज पॉलिसी है वो आपने काफ़ी दिनों के अंदर वहाँ पे लागू करवा दी। हर बाड़ में, हर पंचायत में, हर इलाके में आपने वाइन शॉप खुलवा दी। आपने स्कूल कॉलेजेस या मेडिकल कॉलेजेस या कोई फार्मासिस्ट वहाँ पे बैठे या उन लोगों का चेकअप करे, नहीं। आपने जम्मू का जो यूथ है उसे शराब पीने पे, नशाखोरी करने पे, चोरी करने पे, जब उसको वो पैसा नहीं मिलेगा तो वो घर में चोरी करेगा तो एफआईआर लगेगी, तो उसके बाद बोलेंगे कि ये इलीगल ऑफेंस है। और आपकी जो मंशा है वो साफ तौर से वो नज़र आती है कि आपने वार्ड में छोड़ो, आपने महल्ले में वाइन शॉप्स खोल दी। और इसका जो प्रदर्शन है वो आपने बठिंडी के इलाके में देखो, जम्मू बॉडी ब्राह्मणा वाली साइड देखो, किस जम्मू प्रोविंस की देखिए, कश्मीर में कितनी वाइन शॉप खुली, जम्मू में कितनी खुली। जम्मू के जो रोज़गार है, ये जम्मू का ये रोज़गार है कि जम्मू के जो बच्चे हैं उन्हें शराब पिलाओ और उनका जो भविष्य है उसे नष्ट करो। और जो देखा जाए कि ये सब बातें, और जम्मू का जो रोज़गार है, कश्मीर के जो बच्चे हैं, जो मिलिटेंट के बच्चे हैं, जो उनके फैमिली के जो मेंबर्स हैं, उनको आप पेंशन्स दे रहे हैं, आप उनको फ्री राशन दे रहे हैं, आप उनको पैसा दे रहे हैं, आप उनके बच्चों को नौकरियां दे रहे हैं। और जो जम्मू का राष्ट्रीय भक्त बच्चा है, जो पढ़ा लिखा है, जो कंधे से कंधा मिला के अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो आज के समय में आप देख लें कि जम्मू में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो बेशक पढ़े लिखे, आप डेंटिस्ट डॉक्टर्स देखें, वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो मेडिकल कॉलेज के बाहर बैठे हैं। उनका कहना है कि हमने लाखों रुपए लगा के ये सपना देखा था कि हम आने वाले समय में एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पढ़ के अपने जो देश का सेवा के लिए आगे आएंगे। पर यहाँ पे जो देखा जाए कि पर उनकी जो सुनवाई है वो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक नहीं की है। और जम्मू की ये जितने भी मैंने सवाल अपने चैनल के माध्यम जनता के सामने लाए हैं, और पार्टी को इस पे गौर फरमाना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक काफ़ी चिंतापूर्ण बात बन सकती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो सीएम कैंडिडेट है वो बाद में देखें सरकार कैसे बनानी है, जोड़नी है, तोड़नी है, बेशक किसी के साथ भी बनानी है। पहले आप जम्मू प्रोविंस की बात करें, जम्मू प्रोविंस को क्या मिला है, क्योंकि डीलिमिटेशन, क्योंकि आपका जो करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। देखा जाए कि जो डीलिमिटेशन कमीशन आया वो कश्मीर क्यों गया पहले? क्या वो रास्ता कश्मीर बाई एयर ऊपर से निकले? क्या वो जम्मू के रोड से नहीं जा सकते थे? वो जम्मू की कंडीशंस नहीं देख सकते थे? क्या वो उनको पता चल जाता कि जम्मू के जो लोग हैं वो भाजपा से खफा हैं? ये इसलिए हैं कि ये पिछले 70 साल में की बात करते हैं, और पिछले 70 साल में ये मेरे को लगता है ये भूल जाते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी वो पिछले 70 साल में क्या वो कांग्रेस के थे?
क्या वो 70 साल में वो कांग्रेस की तरफ से वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने? उसके बाद 7-8 साल तो इनको भी हो चुके हैं। क्या इस जितनी ये बातें हैं, ये सब बातें जो जम्मू का यूथ है वो भारतीय जनता पार्टी से सीएसएफ और बीएसएफ का आप देखें जाए कि उनके खिलाफ नाराबाजी की, उनको ज़बरदस्ती 90 दिन का एक प्रोटेस्ट करने के बाद उन लोगों को हरास किया गया, उनको पुलिस में उठा के ले गई। उसके बाद उन बच्चों का आज कहीं भी भाजपा की वो कोई रैली होती है और वो बच्चे वहाँ पे उनका विरोध करने के लिए पहुँच जाते हैं। क्यों उन्होंने उन बच्चों के साथ झूठे वादे किए? उन बच्चों का कहना है कि हमें बोला गया कि डीडीसी की इलेक्शन आ रही है, आप हमारे साथ सपोर्ट करें, हम आपका जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आपकी जो सीट्स हैं उसे बढ़ाएंगे। उसके बाद जो वादा था वो कोई रिटर्न नहीं था। उनका कहना था कि जिनको हमने जितनी जो हमने वैकेंसी निकाली थी वो निकाल दी। उसके बाद बच्चों को उनको अपने घर में जाने के लिए बोला। जब बच्चे ना माने, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, भाजपा के कार्यालय के बाहर बैठे रहे। 90 दिन का बहुत बड़ा समय होता है। अपने घर बार छोड़ के बच्चों ने अपने देश के लिए वो कश्मीर की मिलिटेंसी की उन्होंने गन्ने नहीं उठाई, पाकिस्तान के मंसूबे और पाकिस्तान के नारे नहीं लगाए। वो हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय भक्त बच्चे थे जिन्होंने कहा कि हमें अपने देश के लिए अपने देश के लिए कुछ करने के लिए, मिटने के लिए हम तैयार हैं, हमें भर्ती करवाएं। और वो बच्चे किसी कोई 2 नंबर जब बैकग्राउंड से या किसी तरीके से नहीं अंदर आ रहे थे। उनका कहना था कि हमने अपने जो एग्ज़ाम्स हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट हैं, हमने पूरी क्लियर की हैं। हमारे साथ वादा किया था कि 1600 के करीब ये जो पोस्टें हैं वो हमें दी जाएँ। उसके बाद भी ना दी गई। उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अगर यही बात कश्मीर में होती, आज आप देखो कि कश्मीर की चैनल्स में बात होती है, और मैं अपने चैनल के माध्यम से सब चैनल्स, बेशक वो सैटेलाइट चैनल्स हों, जितने भी नेशनल चैनल्स हों, उनको एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि जनाब, आप पढ़े लिखे हैं, मिशन जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, पहले जम्मू आता है, उसके बाद कश्मीर आता है। डीलिमिटेशन को पहले कश्मीर में भेजते हैं। ये जो मंसूबे हैं, ये जम्मू की जो यूथ है, ये आने वाले समय में आपको इसको सहन नहीं करेगी। आने वाले समय में आपको जो इसके रिजल्ट हैं वो जल्द दिखते हैं। इतनी देर तक आप देखते हैं BHL, और जितनी भी लाइव अपडेट्स है इसके साथ हम आपको देते रहेंगे। और जो जम्मू की जनता है उसके साथ इंसाफ करें, ये आपके लिए ठीक रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद।